साहिबाबाद से दिल्ली तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक चलेगी। 13 किलोमीटर तक के इस नए कॉरिडोर के उद्घाटन से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। अभी साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक बने 42 किलोमीटर के कॉरिडोर पर ट्रेन चल रही है और इस चौथे फेज के उद्घाटन के साथ इसका विस्तार करीब 55 किलोमीटर तक हो जाएगा, जो मेरठ साउथ से दिल्ली के अशोकनगर को जोड़ेगा। 2 नए स्टेशन के बाद साथ अब इस कॉरिडोर पर 11 स्टेशन हो जाएंगे। तो पहले मेरठ से गाजियाबाद तक ये थी और अब मेरठ से दिल्ली का सफर आसान होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आसानी हो जाएगी मेरठ के लोगों को एनसीआर में आने की, क्योंकि नोएडा के बाद दिल्ली तक अब ये पूरा सफर रहने वाला है। अशोकनगर जहां पर ये स्टॉपेज अब रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक सौगात देने जा रहे हैं और वो सौगात है आरआरटीएस प्रोजेक्ट की। दिल्ली मेरठ से चलने वाली रैपिड रेल के एक हिस्से की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करेंगे। साहिबाबाद से अशोकनगर का जो पैच है उसका इनॉग्रेशन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हमारी मौजूदगी दिल्ली के अशोकनगर में है। यहाँ आपको एक मैप के जरिए पहले इस पूरे प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन का आज का कार्यक्रम है वो समझाते हैं। दरअसल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दिल्ली से मेरठ का प्रोजेक्ट है। आज अशोकनगर से साहिबाबाद के इस 13 किलोमीटर के हिस्से की प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे और जब आज इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी तो शाम 5 बजे से जो पैसेंजर्स हैं वो दिल्ली से मेरठ तक की दूरी तय कर सकते हैं और अशोकनगर से मेरठ साउथ तक का जो किराया है वो 150 रुपये और टाइम में बहुत बचत होने वाली है। आपको बता दें कि इसका एक हिस्सा जो है वो टनल से गुजरेगा और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दरअसल यहाँ से आप देखिए जंगपुरा से पूरे मेरठ तक मोदीपुरम डिपो स्टेशन तक ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का मकसद है दिल्ली मेरठ का जो पैच है, जो ट्रैफिक है उसको बहुत आसान करना। पिछले काफ़ी समय से ये पूरा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। साहिबाबाद से आगे का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो जारी था, लेकिन अब 13 किलोमीटर के जो पैच है उसका प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे। आज 12,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। न्यू अशोकनगर में जहां ये कार्यक्रम होगा, जहां से इस ट्रेन की शुरुआत होगी, वहां पर सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। अर्धसैनिक बलों की महिला टुकड़ी आपको यहां पर नजर आएगी। इसके अलावा मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, एनएसजी कमांडोज की तैनाती यहाँ पर की गई है और यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और जो न्यू अशोकनगर जाने वाला ये रास्ता है इस पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस इनॉग्रेशन को करने के बाद जापानी पार्क में एक रैली को संबोधित भी करेंगे। तो अब प्रधानमंत्री दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले 2 बड़े प्रोग्राम वो कर चुके हैं। इससे पहले हमने देखा 3 जनवरी को उनकी एक रैली थी, उस दिन भी उन्होंने क्या शिलान्यास किया, कॉलेज का शिलान्यास किया। अब आज इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और वहीं नमो भारत कॉरिडोर के नए सेशन के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में रीजनल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज दोपहर करीब 12:15 पर कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इससे पहले साहिबाबाद न्यू अशोकनगर नमो भारत कॉरिडोर का शुभारंभ करूंगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली की जनता जनार्दन को अब राजधानी के चौतरफा विकास के साथ साथ जन कल्याण को पूरी तरह समर्पित सरकार चाहिए। उनके इसी संकल्प के बीच आज दोपहर बाद करीब 1 बजे यहां के अपने परिवारजनों से इस संवाद का अवसर मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीति भी गर्मा गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बड़े घोटाले का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने जनता की गाड़ी कमाई से शीश महल बनाया, जिसका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ केजरीवाल को गाली दे रहे हैं।
तो अभी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की फिजाओं में इस वक्त चुनावी माहौल घुल गया है। इस ठंड के बीच जो गर्मी पैदा कर रही है वो है नेताओं की बयान, क्योंकि नेताओं के बयान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं, तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर बात करें दिल्ली की जनता के बीच की, तो दिल्ली की जनता के बीच लगातार अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा, किसके पैसे से। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। और बिहार में चुनावी साल है। लालू प्रसाद के नीतीश कुमार को दिए ऑफर ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। एनडीए नेता एकजुटता की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी एनडीए में खटपट की बात पर जोर दे रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में इसी साल चुनाव है। ऐसे में नेताओं के एक एक बयान के मायने काफी अहम हो जाते हैं। लालू प्रसाद ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर देकर हलचल मचा दी है। हालांकि लालू प्रसाद के बयान के बाद एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। झूठ का वैल्यू नहीं है, जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा। दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है, 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। एनडीए में और मुख्यमंत्री जी उन लोगों के लिए कोई दरवाजा खोलने वाले नहीं है, वो सदा के लिए बंद हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के एकजुट है। पूरा एनडीए एकजुट है और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़ेगा। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए नेताओं के ऑल इज वेल के दावे को गलत बताया और कहा कि एनडीए की एकजुटता सिर्फ एक दिखावा है। एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं जो आपसी वर्चस्व की राजनीति है और एक दूसरे के साथ नेतृत्व लेने की जो होड़ है, उसी का परिणाम है। और इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक तरफ एनडीए के नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, वहीं आरजेडी एनडीए में ऑल इज नॉट वेल का दावा कर रहे हैं। लेकिन इसी सब के बीच एनडीए 15 जनवरी से संयुक्त दौरा करने की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है, ताकि इस भ्रम को जल्द से जल्द तोड़ा जाए और एनडीए जमीनी स्तर पर एकजुट रहे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खेल मैदान से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सिडनी टेस्ट में भारत की करारी हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से मात दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। भारत ने 10 साल बाद गंवाई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। WTC फाइनल की रेस से बाहर हो गया है भारत। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से मात दी है और भारत ने 10 साल बाद ये ट्रॉफी गंवा दी है अपने हाथ से। WTC फाइनल की रेस से भी भारत बाहर हुआ है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है।
घाटकोपर से 13 और घुसपैठिए गिरफ्तार। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे गिरफ्तार आरोपी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। घाटकोपर से 13 और घुसपैठिए गिरफ्तार। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे ये सभी लोग। 13 और घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुंबई में लगातार एक्शन हो रहा है। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सभी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। अवैध रूप से ये लोग मुंबई पर रह रहे थे और ऐसे में इन सभी की गिरफ्तारी अब हो गई है। राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूलों को बंद करने की जो सोच रहे हैं वो अपने आप में समझ के परे है। पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था जिसकी प्रशंसा सबने की थी। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार क्या सलाह दे रहे हैं ये समझ के परे है। प्राइवेट स्कूल कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्कूल ने बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर। सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया। जब मैं महंगे शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे। मुझे बहुत गर्व हुआ। नए साल पर बीजेपी सरकार लगातार फैसले पर फैसले ले रही है। नए जिलों और संभाग के बाद सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूल के रिव्यू की तैयारी कर रही है। गहलोत राज में खुले 3,741 इंग्लिश मीडियम स्कूल या तो बंद हो सकते हैं या फिर उन्हें मर्ज किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के 3,741 सरकारी स्कूल हो सकते हैं बंद। गहलोत राज में खुले थे इंग्लिश मीडियम स्कूल। भजनलाल सरकार ने बनाई मंत्रियों की कमेटी। बंद होंगे या मर्ज होंगे गहलोत राज के स्कूल? राजस्थान में पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा को लेकर के सियासी पारा गर्म है। पहले जिले और संभाग को लेकर के समीक्षा की गई जिससे राजस्थान में सियासी हल्लाबोल हुआ। अब राजस्थान में गहलोत राज में खोले गए जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे उनकी समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन स्कूलों को लेकर के अब राज्य सरकार या तो इन्हें मर्ज करने का फैसला करेगी या फिर इन्हें खत्म कर देगी। फिलहाल इस फैसले से सियासी पारा एक तरह से गर्म हो गया है और कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को मेंबर बनाया गया है। कमेटी को जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिव्यू के बाद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने या इन्हें जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। दरअसल बीजेपी नेताओं ने विपक्ष में रहने के दौरान अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर आपत्ति जताते हुए सरकार बनने पर उनका रिव्यू करने का ऐलान किया था और कमेटी बनते ही सियासत गर्मा गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि 12 महीने बाद कमेटी बनाने की क्या जरूरत आई। एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए। ये समीक्षा की कमेटी 12 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बनाई? 12 महीने तक आप क्यों सोते रहे? आज जो स्थिति है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, 3,737 विद्यालय प्रदेश में रन कर रहे हैं। उसमें
इस वर्ष 6,77,371 बच्चे और बच्चियां, जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है, वो फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले सत्र में ये संख्या 7,09,970 थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने 45,300 पद स्वीकृत किए थे, अलग से इंग्लिश मीडियम का कैडर बनाया था, हमने 10,000 की नई भर्ती भी की थी। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं, ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े, उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बीजेपी के 90% लोगों के बच्चे जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं। तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है, इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। कांग्रेस के विरोध के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट से लूट कर पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है, और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डोटासरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे, केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे, न कोई वहां भवन था, परिसर भी कईयों में तो एक ही थे, तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? अब इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली और उसमें एडमिशन 6ठी क्लास से शुरू करवाया। अब ग्राउंड तो तैयार हुआ नहीं, बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं, और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया, केवल सीधा ये कर दिया, और वहाँ पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहाँ इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहाँ जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे? उस गांव में वहाँ दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है पूर्णतया। एक मैं कहूँ कि वो जो एक क्षणिक मतलब ऐसा निर्णय ले लेना जिस पर कि गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया, ऐसे काम कर दिए। कांग्रेस ने कई काम किए, गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते, कोई भी विद्यालय करो, इंग्लिश मीडियम हम भी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू के बाद इन पर फैसला करने के 3 विकल्प हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और पर्याप्त स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन स्कूलों को बंद करने पर फैसला हो सकता है। दूसरा विकल्प उन अंग्रेजी स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने का है, और तीसरा विकल्प मर्ज करने का है। दरअसल गहलोत राज में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर के एक शिकायत जो है वो सामने आने लगी थी, जिसमें ये कहा जाने लगा था कि हिंदी मीडियम के स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन शिकायतों के साथ साथ एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि इन स्कूलों के अंदर पर्याप्त स्टाफ नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने काउंटर करते हुए कहा है कि स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए थी और दूसरी ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कहा कि जो इल्ज़ाम है
और जो आक्षेप लगे हैं, इन तमाम हालात के अंदर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से राजस्थान में जो अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल बनाए गए हैं वो वाकई एजुकेशन के लिए तर्कसंगत हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जनवरी में सर्दी का डबल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी है। शीतलहर की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के चलते कल 496 फ्लाइट लेट हुई, 48 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। तो मौसम में बहुत अधिक बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत सावधानी के साथ ही आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, और अगर कहीं यातायात कई शहर से बाहर जा रहे हैं, फ्लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ट्रेन से आपको जाना है, तो ऐसे में घर से ही ये पता कर लीजिए कि आखिर आपकी ट्रेन या फिर आपकी फ्लाइट कहीं लेट तो नहीं है, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे या फिर आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ट्रेन और फ्लाइट्स ऐसी हैं जो देरी से उड़ान भर रही हैं और देरी से चल रही हैं, जिसके चलते आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो घर से ही अपना टाइम नोट कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपने घर से निकलिएगा। और दिल्ली का हाल आप देख ही सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए हर तरफ स्मॉग नजर आ रहा है, जिसके चलते ये फॉग ने लोगों की दिनचर्या में भी बहुत बड़ा असर डाला है। और साथ ही साथ हवा क्योंकि बहुत ज्यादा चल रही है, जिस वजह से जो मौसम है वो काफी ज्यादा बदल गया है। एक तरफ ठंड हो रही है, दूसरी तरफ कोहरा, और कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कोहरे के चलते लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, वहीं ऐसे मौसम में सरहद की सुरक्षा में जवानों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि खराब मौसम में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। और ऐसे में इस मौसम में भी जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। अटारी बॉर्डर पर घने कोहरे में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग करते नजर आए, तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि फॉग के चलते नजर नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन ऐसे समय में भी जवान जो हैं वो डटकर इन बॉर्डर्स पर खड़े हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इस वक्त जो पड़ोसी देश है वहां से कोई बॉर्डर के रास्ते अंदर ना आ जाए, घुसपैठ ना कर सके, उन लोगों पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग जो है वो लगातार जारी है। ये तो सुबह का समय आप समझिए, रात के समय में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। कोहरे के बाद अब आपको बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हैं और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की खबर भी है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़क पर जो जमी बर्फ है उसे हटाया जा रहा है। वहीं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पहुंचे। पर्यटकों ने यहां जमकर मस्ती की, बर्फबारी का आनंद लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर बर्फ की सफेद चादर से लिपटा नजर आ रहा है और पारा लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया है। डल झील हो या अरावल झरना, हर तरफ मन को मोह लेने वाले नजारे नजर आ रहे हैं। एक और जहां सैलानी बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन बर्फबारी से हुए नुकसान से बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बर्फीले पहाड़, जमी हुई झील और बर्फ से ढके पेड़। कश्मीर घाटी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई है। दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है, बस बर्फ की सफेद चादर ही दिख रही है। कश्मीर घाटी इन दिनों सैलानियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। बहुत हम लोगों ने यहाँ पे मजे किए और बहुत सुंदर लगा। मेरी एज 65 के करीब है, लेकिन मैं नीचे तक उतर के गई थी। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं 70 के करीब। बर्फबारी, बर्फ इससे पहले? नो, नेवर एवर। पहला एक्सपीरियंस है? फर्स्ट टाइम है। तो बर्फ में इसका मौसम और ये जो खूबसूरत वादियां हैं, कैसा लगा आपको? Just loving the view. Everything is so beautiful, so beautiful. Cool and calm. Very cool. स्नो के अच्छा, स्नो देखना मेरा फर्स्ट टाइम है। तो बर्फ गिरते हुए देखी? नहीं, अभी स्नोफॉल नहीं देखा है। एक्सीलेंट प्लेस
and a must visit. Actually, coming in a country with many seasons give you different views and different perspectives. So my favorite is always winter. As you can see now, it's like a loss of Narnia here. So right now, I'm actually and officially wanted to see how it looks like. If I'm lucky, it's going to be frozen. If I'm still lucky, it's going to be like a waterfall running through. I want to see whatever Harbour has to offer. जमी हुई झील, खिलखिलाते सैलानी और खुशनुमा माहौल। बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी का अलग ही नजारा दिख रहा है। सैलानियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहां एक ओर जमी हुई झीलें और बर्फीले झरने सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये बर्फ स्थानीय लोगों के लिए गले की फांस बन गए हैं। तेज बर्फबारी के बीच स्थानीय लोगों को बिजली, पानी की कटौती और बर्फ जमने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए